आपको मिलेगी वन शॉर्ट वीडियोस। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ देर ना करते हुए थर्मोकेमिस्ट्री। आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के बिहाफ पर डियर स्टूडेंट रिएक्शन जो होती हैं वो दो क्लास के अंदर क्लासीफाई होती हैं। वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड सेकेंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिएगा डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा फास्ट होगा लेकिन सारे क्वेश्चन नीट जेडबलई और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर होंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो द रिएक्शन विच प्रोसीड टू एब्जॉर्ब एनर्जी। जहाँ पर एनर्जी या हीट हमें देनी पड़ती है तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तो लिखिएगा द रिएक्शंस विच प्रोसीड टू इवॉल्व एनर्जी। इवॉल्व बोलिए या बोलिए इमिट करिए, या तो इमिट करेगी या तो इवॉल्व करेगी, दोनों वर्ड एक ही हैं। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर मैं बात करूँ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर डेल्टा एच का साइन, तो डेल्टा एच का साइन डियर स्टूडेंट होता है हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा होगा पॉजिटिव। और वहीं पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंथैल्पी का साइन हमेशा होगा निगेटिव। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ग्राफ, हम ग्राफ देख के कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैंने डियर स्टूडेंट एक ग्राफ प्लॉट किया है, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस। वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं एनर्जी, ये देखिए, और एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है प्रोग्रेस, और यहां पर मैंने क्या किया है एक ग्राफ प्लॉट किया है। ये देखिए डियर स्टूडेंट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आपको दूर से दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है। अगर इस तरीके का ग्राफ कहीं पर दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक ग्राफ। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। और ये जो होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में सारी चीजें मैं बताऊंगा। आइए मैं आगे बढ़ता हूं एक्सोथर्मिक ग्राफ के बारे में। यहां पे देखिएगा, यहां पर भी मैंने प्रोग्रेस और यहां पर लिया है एनर्जी। एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया है डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से। यहां पे देखिएगा, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आपको दूर से दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखे तो ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक ग्राफ। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर यही एंथैल्पी डियर स्टूडेंट 25 डिग्री सेल्सियस या स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर मेजर की जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। देखिएगा, इफ एंथैल्पी इज measured at 25 degree Celsius, then it's called standard enthalpy of reactions. Standard enthalpy of reactions. अगली हेडिंग है डियर स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, डेल्टा एच आर। यहां से क्वेश्चंस आपके नीट के अंदर, आपके जेडबलई के अंदर बने हुए हैं। आइए मैं बताना चाहूंगा अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। वैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं 3 फैक्टर को बताऊंगा। पहला फैक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं
जैसे रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर एंथैल्पी का जो साइन होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास लॉ। यहाँ पे लिखिएगा पहला पॉइंट, इफ रिएक्शन रिवर्स then enthalpy of reaction sign also reverse called Laplace law। आइए मैं इस लाप्लास लॉ को समझाऊं। देखिएगा मैंने क्या किया है, एक रिएक्शन ली है H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2 और यहाँ पर एंथैल्पी का साइन मैंने लिया है प्लस और यहाँ पर एनर्जी है 288 किलो जूल पर मोल, 288 किलो जूल पर मोल। आपने क्या किया डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। जहां पर प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया और रिएक्टेंट को बना दिया प्रोडक्ट। जैसे ही बनाओगे यहाँ पे देखिएगा ये देखिए आपने क्या किया है, सिंपली रिएक्शन को रिवर्स किया है। जैसे ही इस रिएक्शन को रिवर्स किया यहाँ पर एंथैल्पी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी हो जाएगा माइनस का 282 किलो जूल पर मोल। तो ये देखिए किस तरीके से ये रिएक्शन रिवर्स हो रही थी, उसी तरीके से ये एंथैल्पी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। आइए मैं बात करूं सेकंड फैक्टर की। सेकंड फैक्टर होता है डियर स्टूडेंट बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। बैलेंसिंग कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो जिस फैक्टर से या जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे उस रिएक्शन के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे देखिएगा सेकंड फैक्टर, इस पर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। सेकंड फैक्टर इज बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। देखिए जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन दी है, आइए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। N2 + 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया और यहां पर एंथैल्पी दी गई है डेल्टा H1। आपने क्या किया डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन को रिवर्स ना करके सिर्फ इसके मोल को, सिर्फ इसको अनबैलेंस कर दिया, यहाँ पर हाफ कर दिया, हाफ N2 + 3/2H2 इज इक्वल टू NH3। अब यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपने रिएक्शन का जो रिएक्टेंट था उसको रहने दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो था उसको प्रोडक्ट रहने दिया। सिंपली आपने क्या किया है, इस रिएक्शन को अनबैलेंस कर दिया है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिएक्शन इस रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका देखिएगा, या तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। आप चाहो तो पहला तरीका अडॉप्ट करिए, आप चाहो तो दूसरा तरीका अडॉप्ट करिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से करना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए रिएक्शन बराबर हो गई। इस हाफ को जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये वाला बैलेंसिंग कोएफिशिएंट इस एंथैल्पी के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू में ज्ञात करना था, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा H1। किसी ने कहा सर यहाँ से नहीं, यहाँ से बैलेंस करके दिखाइए। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैं बैलेंस करके दिखा दूँ। नो डाउट्स दिस इज क्रैश कोर्स, लेकिन सारी चीज़ें मैं क्रिस्टल क्लियर करते जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये रिएक्शन इस रिएक्शन के बराबर हो गई। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एंथैल्पी के अंदर। ये देखिए इस बार 2 मल्टीप्लाई हो गया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर। ये देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये बराबर है डेल्टा H1 के। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा H1/2। ये देखिए जो पहले आंसर आया था वही फिर से आंसर आया। तो याद रखिएगा आपको सेकंड फैक्टर हमेशा मिलेगा बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तीसरा फैक्टर होता है डियर स्टूडेंट जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं। स्टेट अगर मैंने चेंज कर दी तो वहां पर भी तीसरा फैक्टर लागू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक जगह मैंने ले लिया वाटर लिक्विड, एक जगह मैंने ले लिया वाटर गैस, तो वहां पर तीसरा फैक्टर लागू होगा। आइए मैं
एक स्टेप आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज के। डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी, अगर मैं वाटर लिक्विड बनाऊं और वाटर गैस बनाऊं तो वाटर लिक्विड वाला का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये थर्ड फैक्टर था। हेडिंग है डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। हेडिंग इज डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। आइए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। पहली एंथैल्पी देखिएगा डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ कंबशंस। फर्स्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ कंबशंस। यहाँ पर बहुत सारी एंथैल्पी का डिस्कशन किया गया है। आइए मैं वन बाय वन करके इसका डिस्कशन करता हूँ। एंथैल्पी ऑफ कंबशंस। कंबशंस मीन होता है जलाना। ये कैसे डिफाइन की जाएगी, तो यहाँ पे लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज change in enthalpy when 1 mole of compound burn in presence of excess of ऑक्सीजन। जब हम लोग जलाते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पर जो एंथैल्पी के अंदर चेंज आता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशंस। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये था एथाइल एल्कोहल। जब इस एथाइल एल्कोहल को आप जलाओगे तो ये कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशंस ऑफ एथाइल एल्कोहल। आइए जला के मैं दिखा दूं। ये था एथाइल एल्कोहल, इसको मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। यहाँ पर जितना कार्बन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल जाएगा, और यहाँ पर जितना हाइड्रोजन होगा उसका जस्ट हाफ वाटर निकल जाएगा। ये देखिएगा 5 + 1 6, तो इसका जस्ट हाफ कर दीजिए 3 वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए 2 to the 4 + 3 7, यहाँ पर हो जाएगा 7/2। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं बताना चाहूँगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है डियर स्टूडेंट, ये हमेशा होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिर्फ 2 केस आप छोड़ दीजिए, 2 केस ऐसे हैं जहाँ पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है। पहला होता है डियर स्टूडेंट कंबशंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जब आप कंबशंस करोगे तो वहां पर ये एक्सोथर्मिक ना होके एंडोथर्मिक हो जाती हैं। रीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है 3 कोवैलेंट बॉन्ड। इन 3 कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सफिशिएंट एनर्जी की सप्लाई करनी होती है। यही रीजन होता है डियर स्टूडेंट, ये एंडोथर्मिक हो जाती है, ना कि एक्सोथर्मिक। आइए हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कंबशंस। कंबशंस की रिएक्शन कैसी होती है, इक्वेशन क्या होती है, तो ये देखिएगा CxHy + x + y/4 O2 इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट XCO2 + y/2 H2O। ये देखिए कंबशंस की इक्वेशंस है। कभी भी आपको कोई चीज कंबशन करनी हो किसी हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये इक्वेशंस का आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये था ब्यूटेन, ये देखिए हाइड्रोकार्बन है। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, वाई का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। मैंने क्या किया, इसको जलाया। जलाने पर क्या होगा, जितना कार्बन होगा एक्स, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। यहां पर देखिएगा y जो है ये 10 है, 10/2 करोगे तो 5 वाटर निकल जाएगा। यहाँ पर x + y इसको आप जोड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 4 to the 8 + 5, टोटल जो ऑक्सीजन आपको दिए गए हैं डियर स्टूडेंट वहाँ पर 13 है, यहाँ पर देखिएगा 2 है, तो यहाँ पर 13/2 कर दीजिए। ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते थे, आप चाहो तो यहाँ पर रख दीजिए 4, यहाँ पर रख दीजिए 10, तो ये हो जाएगा 4 4 16 + 10, 16 + 10 करोगे तो ये जाएगा 26/4, तो ये जाएगा 13/2।
तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन के थ्रू ये चीजें आप बैलेंस कर सकते हो। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे, देखिएगा। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ कंबशंस की, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशंस किसके लिए ज़्यादा होगी, ये देखिएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशंस, एंथैल्पी ऑफ कंबशंस कभी भी चेक करना हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है x प्लस वाई बाई 4 O2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डियर स्टूडेंट स्टेबिलिटी की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बोलिए तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आइए हम बात करते हैं एग्जांपल की। एक एग्जांपल आपको दिया गया है CH4 C2H4 C2H6 C3H8। क्वेश्चन पूछा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशंस, इनको एंथैल्पी ऑफ कंबशंस के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। मैं अगर बात करूं सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ कंबशंस किसका होगा, तो यहां पर देखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x। पहली चीज आपको देखना होगा कार्बन से, जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशंस ज्यादा होगी। यहां पर देखिएगा 3 कार्बन से इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगी, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 2 कार्बन है, कार्बन से डिसाइड नहीं हो पाया। यहाँ पर बात करिए तो सबसे मिनिमम कार्बन है, अगर ये मिनिमम कार्बन रख रहा है डियर स्टूडेंट तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 4। नो डाउट्स आपने फर्स्ट और फोर्थ को डिसाइड कर लिया है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाया तो सेकंड फैक्टर के पास चाहिए। सेकंड फैक्टर का मतलब होता है हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स किसके पास ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, तो ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो सबसे आगे आ जाएगा C3H8, उसके बाद आ जाएगा डियर स्टूडेंट C2H6, उसके बाद आ जाएगा C2H4, उसके बाद आ जाएगा CH4। यानी लेफ्ट राइट जाओगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगा डियर स्टूडेंट घटता जाएगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। आइए मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं, देखिएगा थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा लेकिन बहुत तेज में चलने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर आपसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट कार्बन से, यहाँ पर देखिए 3 कार्बन से, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट 4 कार्बन से, यहाँ पर 5 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन। जिसके पास जितने ज्यादा कार्बन उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन उतनी ज्यादा। ये देखिए तो ऐसे आप हमेशा डिसाइड कर सकते हो इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो आपसे डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से पूछ रहा है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया गया है, तो आप फार्मूला डायरेक्ट लगाइएगा। यहाँ पे देखिएगा इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज आस्क्ड एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन of reactant and product are given, reactant and product are given। तो यहां पर सिंपली लगाइएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगाइएगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ये 2 जगह लगता है। पहली जगह आपने देख लिया जब एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दिया जा रहा हो, दूसरी जगह होती है डियर स्टूडेंट अगर आपको बॉन्ड एनर्जी दी जा रही हो। तो 2 जगह ऐसी होती हैं जहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है और बाकी रिमेनिंग जगह जहां पर आप देखोगे वहां पर होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आइए हम बात करते हैं सेकेंड एंथैल्पी की। सेकेंड एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। देखिएगा सेकेंड एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ
व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस? अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस की तो यहां पे लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, इट इज डिफाइंड एज change in enthalpy when 1 mole of compound formed from its constituent element in a natural स्टेबल स्टेट। आइए मैं इसको समझाता हूं, देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये नेचुरल स्टेबल स्टेट है क्या? जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपको करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एथाइल अल्कोहल, तो यहां पर कार्बन जो रखोगे वो मोर स्टेबल नेचुरल स्टेट वाला होना चाहिए, हाइड्रोजन रखोगे जो नेचुरल स्टेट वाली है वो रखोगे, ऑक्सीजन भी रखोगे नेचुरल स्टेट। आइए मैं कुछ चीज़ों के नेचुरल स्टेट को यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो ये हमेशा पाया जाएगा H2 की फॉर्म में, ये गैसियस होगा। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, ये भी गैसियस होगा, ये भी पाया जाएगा F2 की फॉर्म में। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी गैसियस होता है, ये होती है इसकी नेचुरल स्टेट Cl2 गैसियस। ब्रोमीन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो ब्रोमीन जो होती है ये लिक्विड स्टेट होती है, इसकी मोर स्टेबल नेचुरल स्टेट। ऑक्सीजन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो दो फॉर्म में पाया जाता है ऑक्सीजन, एक पाया जाता है O2 की फॉर्म में, एक पाया जाता है O3 की फॉर्म में। O3 का मतलब होता है ओजोन, लेकिन याद रखिएगा ओजोन वाला ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में जो होगा ये स्टेबल होगा, इसका आप हमेशा यूज़ करिएगा। अगर मैं बात करूं कार्बन की डियर स्टूडेंट, तो कार्बन दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक होता है कार्बन ग्रेफाइट वाला, एक होता है डियर स्टूडेंट कार्बन डायमंड वाला। ग्रेफाइट ये हमेशा यूज करिएगा, ये इसकी मोर स्टेबल नेचुरल स्टेट होती है। डायमंड जो होता है इसकी मोर स्टेबल नेचुरल स्टेट नहीं होती। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट सल्फर की, तो सल्फर की दो स्टेट होती हैं, एक होती है मोनोक्लिनिक और दूसरी होती है डियर स्टूडेंट ऑर्थोरोहम्बिक। मोनोक्लिनिक वाला हमेशा यूज करिएगा, ऑर्थोरोहम्बिक को यूज मत करिएगा। आइए मैं फॉर्मेशन कर दिखा रहा हूँ एथाइल अल्कोहल का। देखिएगा डियर स्टूडेंट, दिस इज एथाइल अल्कोहल। कैसे बनाओगे देखिएगा, मैंने क्या किया है, कार्बन लिया है, दो कार्बन लिया, कार्बन कौन सा होगा यहाँ पर स्टेट मेंशन करनी होगी, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ग्रेफाइट। ओके, नाउ आपको हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन जो लोगे डियर स्टूडेंट वो पाया जाएगा मोर स्टेबल नेचुरल स्टेट H2 की फॉर्म में। ये देखिए मैंने कर दिया H2। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, तो ये देखिएगा 516, तो यहाँ पे लगा दीजिए 3, लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन देखिए पाया जाता है O2 की फॉर्म में, यहाँ पर कर दिया O2। ये देखिए फॉर्मेशन हो गया एथाइल अल्कोहल का, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल। तो याद रखिएगा ये होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस पूछा जाए या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाए और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट दिया हो और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्टेंट दिया हो, तो यहाँ पर सिंपली कर दीजिएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस रिएक्टेंट। यहाँ पे देखिएगा इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज आस्क्ड एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट and reactant are given, then यूज करिएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यूज करिएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस पे, देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, देखिएगा
यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सल्फर डाइऑक्साइड की दी गई है -320 किलो जूल पर मोल। एक मोल जलाने पर जो एनर्जी निकल रही है वो 320 किलो जूल है। माइनस यहाँ पर सिर्फ इतना बता रहा है कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखिएगा फॉर 1 मोल, अगर मैं बात करूँ 1 मोल जलाने पर निकलने वाली एनर्जी इज इक्वल टू, ये है 320 किलो जूल। एक मोल जलाया है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर 320 किलो जूल निकल रही है। आपसे कह रहा है 4 ग्राम अगर सल्फर को बर्न कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी निकलेगी। तो याद रखिएगा जब यहाँ पर आपने मोल को लिया है तो यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा मोल। मोल के अंदर आइए चेंज कर देते हैं, तो 4 ग्राम सल्फर है तो 4 अपॉन हो जाएगा 32। ये देखिए मोल के अंदर चेंज हो गया, वेट अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। इसको जब जलाओगे तो निकलने वाली एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 320 इंटू ये हो जाएगा 4 अपॉन 32, तो ये हो जाएगा 40 किलो जूल पर मोल। ये देखिए आपका आंसर आ गया। आइए मैं बात करूं एक स्टेप आगे की, देखिएगा डियर स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एंथैल्पी की, तो नेक्स्ट एंथैल्पी होती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, इट इज डिफाइंड एज change in enthalpy when 1 mole of solid dissolve in excess of water, जब हम डियर स्टूडेंट एक मोल सॉलिड को एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो एंथैल्पी के अंदर चेंज आता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये देखिए कोई एक मोल सॉलिड था 1 मोल, इसको आपने क्या किया है पानी के अंदर डिसॉल्व किया। पानी को हम लोग दिखाते हैं AQ से, AQ का मतलब होता है एक्वा। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे, जैसे इसको आप डिसॉल्व करोगे तो ये होता क्या है, पहले ये डियर स्टूडेंट चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से अपने आयंस के अंदर, A प्लस B माइनस के अंदर। तो जो इसके आयंस के अंदर तोड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट लैटिस एंथैल्पी, जिसको शो करते देते हैं डेल्टा HU से। ये लैटिस एंथैल्पी का काम होता है पहले उसके आयंस के अंदर तोड़ देना। ये लैटिस एंथैल्पी हमेशा होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए डेल्टा H का साइन इसके लिए होता है पॉजिटिव। उसके बाद दूसरी एनर्जी पिक्चर के अंदर आती है डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशंस। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होती है ये होती है डियर स्टूडेंट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यहाँ पर साइन होता है नेगेटिव। उसके बाद ये चेंज हो जाता है AB एक्वस, इसके अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशंस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशंस। ये देखिए डियर स्टूडेंट एक फार्मूला बन गया है। यहाँ से कभी भी आपसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आप लगा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इसके ऊपर, देखिएगा एक क्वेश्चन इसके ऊपर। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखिएगा आपसे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ
लैटिस एंथैल्पी ये दिया गया है माइनस का 780 किलो जूल पर मोल। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट लैटिस एंथैल्पी कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है। तो हम लोग फार्मूला लगाओगे, ये देखिए फार्मूला था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू होता है लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशंस, ये फार्मूला था। सिंपली क्या करना है, जो माइनस दिया गया है उसको कर दीजिए प्लस, ये हो जाएगा 780 प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशंस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट -406 और ये देखिए -364, इनको आपस में ऐड करिए, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 770, ये देखिए प्लस है, ये है माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये आएगा प्लस का 10 किलो जूल पर मोल। ये देखिए आंसर, सिंपली यहाँ पर क्या करना था, इसके एंथैल्पी के अंदर चेंज कर देना था। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, मैं बताना चाहूँगा एक और डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी जिसका नाम होता है डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशंस, सॉरी एंथैल्पी ऑफ, पहले देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस। अगली एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम लोग वन एलोट्रॉप फॉर्म को दूसरे एलोट्रॉप फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं तो वहां पर एक एंथैल्पी चेंज आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कार्बन ग्रेफाइट को चेंज किया कार्बन डायमंड के अंदर, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंजमेंट आएगा उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल सल्फर रोहम्बिक को सल्फर मोनोक्लिनिक के अंदर चेंज किया तो यहाँ पर आएगा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे लिखिएगा द एंथैल्पी चेंज when one state of compound change in another एलोट्रॉप, सॉरी यहाँ पर कर दीजिएगा एनदर एलोट्रॉप, एक एलोट्रॉप फॉर्म को दूसरे एलोट्रॉप फॉर्म के अंदर चेंज करने पर जो भी एंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये था कार्बन ग्रेफाइट को आपने चेंज कर दिया कार्बन डायमंड के अंदर, तो यहाँ पर जो चेंजमेंट आएगा इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशंस। आइए मैं बात करता हूं नेक्स्ट एंथैल्पी, देखिएगा नेक्स्ट एंथैल्पी, अगली एंथैल्पी है डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अंदर चेंज करना, तो उसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिएगा यहाँ पे जैसे द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल कंपाउंड चेंज one state to another state, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल देखिएगा सॉलिड था डियर स्टूडेंट, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड के अंदर। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, ये था आइस जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइस चेंज होगा लिक्विड के अंदर। आपने क्या किया फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप पहुंच गए बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे ही बॉयल होगा तो ये देखिए चेंज हो जाएगा वेपर स्टेट और ये है गैस वाली स्टेट। तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ गए तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन,
डेल्टा एच एफ से शो करते हैं। लिक्विड से आप गए गैस की तरफ, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशंस। और वहीं पर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस के अंदर चले जाइए, तो यहाँ पर बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। इन तीनों में डियर स्टूडेंट एक चीज कॉमन होती है, चाहे आप बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस की, सॉरी फ्यूजन की, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस की, सारी एंथैल्पी जो होती हैं ये हमेशा होती हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑल एंथैल्पी और ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस ये हमेशा होती हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। चाहे आप बात करिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की, या बात करिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं और मैं बताना चाहूंगा बॉन्ड एनर्जी के बारे में। रिक्वायर टू ब्रेक 1 mole same type of bond। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये था कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इसको जब ब्रेक करोगे तो ये कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तीसरी कंडीशन ये भी पॉसिबल हो सकती है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, इनको जब आप तोड़ोगे तो ये कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन था, इसको आपने तोड़ा बीच से, जब आप तोड़ोगे तो ये कहलाएगा डियर स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। या तो आप इस तरीके से डिफिनेशन बोल सकते हो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग एक मोल कंपाउंड को बनाते हैं तो वहां पर बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक मोल बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी की। इससे पहले मैं डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं, मैं बताना चाहूंगा बॉन्ड एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और देखिएगा। अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से पूछा जाए और बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया जाए, तो यहां पर सिंपली क्या करिएगा, इफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस is asked and enthalpy of bond energy of reactant and product are given, then it's called then are given, then enthalpy of reactions is equal to होगा summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of product। ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम से नहीं आएगी। आइए मैं इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ किस तरीके से इस पर क्वेश्चन किए जाएंगे। देखिएगा डियर, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी आपको दी गई है और यहाँ पर एंथैल्पी क्वेश्चन पूछा गया है कि एंथैल्पी कैसे आएगी। तो यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगाइएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी इस साइड की माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये फार्मूला होता है, सुनिएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो ये देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर एक ये है,
एक कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो कार्बन हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी यहाँ पर दी गई है 98, यहाँ पर रख दीजिएगा 98 प्लस समीशन का मतलब है डियर स्टूडेंट, जोड़ोगे इसको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये है 198, इसकी एनर्जी आपने निकाल ली। कार्बन हाइड्रोजन दो थे तो यहाँ पर दो कर दीजिए, कर दिया। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की, ये देखिए दिया गया है 103, ये देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपने निकाल लिया, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम? सेम चीज़ है, ये देखिए मैंने लिख दिया सिर्फ आपको शो करने के लिए। कार्बन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा चार कार्बन हाइड्रोजन हैं, चार कार्बन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कहाँ पे दी गई है, ये देखिए दिया गया है 98, 4 × 98। यहाँ पे देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी दिया गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी आपको दी गई है 145। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मिल गया है, इसको आपस में माइनस कर दीजिएगा और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और आपको बताना चाहूँगा अबाउट डिसोसिएशन एनर्जी। देखिएगा डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हम डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज डिसोसिएशन एनर्जी, तो यहां पे लिखिएगा द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक one mole gaseous molecule, one mole gaseous molecule into their gaseous atom, gaseous atom। एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को उनके गैसियस एटम के अंदर तोड़ देने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया है, एटम के अंदर तोड़ दिया। जैसे आपने तोड़ा तो यहाँ पर जो एनर्जी पिक्चर के अंदर आएगी उसे हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। और हाइड्रोजन के लिए है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये मीथेन कोई मॉलिक्यूल था, इस मीथेन मॉलिक्यूल को आपने तोड़ दिया उनके गैसियस एटम के अंदर। यहाँ पर जो एनर्जी पिक्चर के अंदर आएगी ये हो जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें मीथेन की तो डियर स्टूडेंट, मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी कार्बन हाइड्रोजन की फर्स्ट की, ये तोड़ा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 2, ये तोड़ा बॉन्ड एनर्जी थर्ड, और ये तोड़ा तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ 4। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस मीथेन मॉलिक्यूल की तो यहाँ पर जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये बॉन्ड एनर्जी 4 के बराबर होती है। तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 4 × ये देखिए 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड के लिए लिखोगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। या तो इसको ऐसे लिख दीजिए डिसोसिएशन एनर्जी, या तो ऐसे लिखिएगा डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये हमेशा बराबर होती है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी के। आइए हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के, उसके बाद कंटिन्यू एक नीट एक JEE ये क्वेश्चंस हैं और ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगी ये सारे कंसेप्ट। आइए देखते हैं, लेट्स सी। अगली हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसको शो करते हुए हैं डेल्टा H से। ये है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
एटोमाइजेशन। आइए मैं डायरेक्ट समझाता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से डियर स्टूडेंट, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर दिया हो तो वो हमेशा बराबर होगा डिसोसिएशन एनर्जी के। अगर आप डिसोसिएशन एनर्जी निकालना चाह रहे हो तो ये बराबर किसके होता है डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये मीथेन था, ये मैंने लिखा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। इसको आप आंख बंद करके बराबर कर दीजिए डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ये तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स दिए होंगे। मॉलिक्यूल्स के केस में सिर्फ आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको एटम दिया है तो वहां पर इसके बराबर नहीं होता है। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनमें डिफरेंस नहीं होगा, हमेशा बराबर कर दोगे डिसोसिएशन एनर्जी के। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एटम के लिए, फॉर एटम जैसे मैंने कहा कोई एटम है, ये कोई एटम था, ये एटम चेंज हो रहा है, मान लो सोडियम सॉलिड लिया है और ये सोडियम चेंज हो रहा है गैस के अंदर। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज होगा तो यहाँ पर आएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। अभी मैंने बताया था ये आएगा डियर स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होता है डियर स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस ऑफ सोडियम एटम। तो यहाँ पर आपने फर्क देखा, अगर एटम है तो वहां पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ रहा है, और मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी को आप बराबर कर सकते हो मीथेन मॉलिक्यूल को। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये 100% क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। आइए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके लिए दिया गया है, मीथेन के लिए। और मैंने बताया कभी भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर अगर दिया हो तो वो बराबर होता है डियर स्टूडेंट डिसोसिएशन एनर्जी के। इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हो ये डिसोसिएशन एनर्जी मीथेन की दी गई है। हम लोग जानते हैं मीथेन कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, कार्बन और साथ में उसके गैसियस एटम, ये होता है। अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन, ये दी गई है कितना डियर स्टूडेंट 400। ये बराबर होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो जब बॉन्ड एनर्जी को आप ब्रेक करोगे तो कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यही हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा, ये देखिए डियर स्टूडेंट एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आ गया है 100। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अगर आप ब्रेक करोगे इथेन को, तो देखिए इथेन कैसे ब्रेक होगा डियर स्टूडेंट, इथेन ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या आप कह सकते हो कार्बन कुछ इस तरीके से 2 कार्बन, इसको लिख सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और साथ में ब्रेक होगा 6 हाइड्रोजन के अंदर कुछ चीज। यहाँ पर क्या होगा हम लोग जानते हैं डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 6 इंटू एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा। ये देखिए C2H6 है तो कुछ इस तरीके को होगा लाइक दिस। यहाँ पर जब तोड़ोगे तो 6 कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आएगी और एक कार्बन कार्बन की भी आएगी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, ये लिख दिया। बॉन्ड एनर्जी, इससे पहले मैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन निकालूं, मुझे चाहिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये देखिए ऑलरेडी आपने निकाली है 100 किलो जूल, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100 प्लस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी, ये आपको निकालनी है। अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन एनर्जी की, तो डिसोसिएशन एनर्जी आपको दी गई है इथेन की 680, इसको यहाँ पर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा 680 माइनस 600 इज इक्वल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 80 किलो जूल पर मोल। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, सॉरी बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। चलिए मैं हेसेस लॉ के बारे में बताऊं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको हेसेस लॉ यूज नहीं करना है,
जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वही यूज करिएगा, इसके अलावा कभी भी मत यूज करिएगा हेसेस लॉ। जो तरीका मैं बताऊंगा इससे बहुत ही ज्यादा डियर स्टूडेंट आसान होगा। ये किस पर बेस्ड है थोड़ा जान लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जो ए से बी जा रही है और यहां पर एंथैल्पी का चेंज है डेल्टा एच। तो ये क्या कहता है, जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, चाहे आप यहां से डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाओ, चाहे आप कुछ इस तरीके से जाओ, पहले ए से जाओ बी की तरफ, बी से सॉरी एक मिनट, चाहे जाओ आप ए से बी की तरफ, बी से जाओ सी की तरफ या डी की तरफ, एंथैल्पी जो होगा हमेशा दोनों का सबका जो सेम रहेगा। यहाँ पे इसका आ जाएगा डेल्टा एच वन, इसका है डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। इसके ऊपर जो एप्लीकेशन बनते हैं वो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं एप्लीकेशंस के ऊपर चलता हूँ, देखिएगा क्वेश्चंस और सॉल्व करने का मेरा तरीका देखिएगा डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस के ऊपर। यहां पर देखिएगा कैसे मैं यूज करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस डेल्टा एच एफ ऑफ मीथेन। फर्स्ट इक्वेशंस इज गिवन, पहली इक्वेशंस आपको दी गई है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू CO2 और यहाँ पर एंथैल्पी दी गई है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस का 150 किलो जूल पर मोल। दूसरी इक्वेशंस आपको दी गई है डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन दी गई है H2 प्लस O2, H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू दिया गया है वाटर, एंथैल्पी इज इक्वल टू दिया गया है माइनस 125 किलो जूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है मीथेन प्लस 2O2 और यहां पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और यहां पर एंथैल्पी दी गई है 100 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल पर मोल। माइनस का 100 किलो जूल पर मोल दी गई है इज इक्वल टू माइनस 100 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन कह रहा है एक डिजायर इक्वेशन भी दी गई है, डिजायर इक्वेशन दी गई है कार्बन ये है ग्रेफाइट की फॉर्म में और साथ में इसकी रिएक्शन कराई गई है 2H2 से और यहां पर फॉर्मेशन कर रहा है मीथेन मॉलिक्यूल का। आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। मैंने कहा था कभी भी हेसेस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आए कभी भी इनका तरीका एडॉप्ट मत करिएगा। क्यों कहा था आइए देखिए, मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो देखिएगा कितना आसान है। कार्बन चाहिए हमें लेफ्ट साइड के अंदर 1 मोल चाहिए, 1 मोल मिल रहा है, लेफ्ट साइड चाहिए था, लेफ्ट साइड मिल रहा है। पहली इक्वेशन यूज हो चुकी है, यहां पर देखिए इस रूल जो मैं बताने वाला हूं ये रूल जो होता है डियर स्टूडेंट हर जगह अप्लाई होगा। याद रखिएगा जिस इक्वेशंस के अंदर आप सिलेक्शन कर रहे हो किसी चीज का वहां पर वो चीज एक ही बार होनी चाहिए। जैसे मैंने कार्बन को मैंने यूज किया तो कार्बन इनके अंदर सिर्फ एक जगह यूज होना चाहिए, एक ही जगह प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज उसका यूज आप नहीं कर पाओगे। हाइड्रोजन की बात करिए तो एक जगह दिया गया, अगर कई जगह दिया होता तो इसका भी यूज आप नहीं करते। ये देखिए हाइड्रोजन चाहिए था मुझे 2 मोल, यहां पर देखिए दिया गया है 1 मोल। ये देखिए सेकंड इक्वेशन यूज हो चुकी है। हमें चाहिए मीथेन चाहिए 1 मोल,
1 मोल मिल रहा है, चाहिए राइट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर। सिर्फ यहाँ पर एंथैल्पी जो होगा चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था लाप्लास लॉ के अंदर। ये देखिए कार्बन चाहिए था लेफ्ट साइड, मिल रहा है लेफ्ट साइड, साइन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करोगे, माइनस का 150 है। ये देखिए माइनस का 150। हमें चाहिए हाइड्रोजन 2 मोल, मिल रहा है 2 मोल, सॉरी मिल रहा है 1 मोल। तो यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंथैल्पी के अंदर। ये हो जाएगा माइनस का 125 इंटू 2। हमें चाहिए मीथेन 1 मोल, चाहिए लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर। सिंपली क्या करिए, इसका चार साइन चेंज कर दीजिए। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट सिलेक्शन रूल। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल। फिर से सुन लीजिए, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल होता क्या है, ये जो डिजायर इक्वेशन दी जाती है, इस डिजायर इक्वेशन से हम लोग इस इक्वेशन को चूज करते हैं। और याद रखिएगा जो डिजायर इक्वेशंस जो आपको दी जा रही है उसको आप कैसे चूज करोगे, तो याद रखिएगा उसको हम, अच्छा इसको थोड़ी देर देखिए। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए आपका आंसर है ये। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है H2 plus half O2, H2 plus half O2 is equal to H2O। यहाँ पर दिया गया है माइनस का डेल्टा H1, एंथैल्पी दिया गया है माइनस का डेल्टा H1। पहली इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन दी गई है डियर स्टूडेंट K प्लस वाटर इज इक्वल टू दिया गया है डियर स्टूडेंट QH, और यहाँ पर दिया गया है एंथैल्पी 2, एंथैल्पी 2 माइनस का डेल्टा H2, एंथैल्पी दिया गया है डेल्टा H2। थर्ड इक्वेशंस आपको दी गई है KOH प्लस वाटर QH प्लस वाटर इज इक्वल टू KOH इक्वस, और यहां पर दिया गया है डेल्टा H3 एंथैल्पी माइनस का डेल्टा H3। उसके बाद कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ QH, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ QH। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। आइए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोटेशियम जानते हैं नेचुरल स्टेबल स्टेट सॉलिड होगी, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाएगा, और हाइड्रोजन जो होगा H2 की फॉर्म में पाया जाएगा। और ये देखिएगा डियर स्टूडेंट KOH का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें चाहिए पोटेशियम, पोटेशियम चाहिए हमें लेफ्ट साइड के अंदर, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर 1 मोल चाहिए था, 1 मोल मिल रहा है। साइन के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशंस यूज हो चुकी, जो इक्वेशंस एक बार यूज हो जाएगी वो दोबारा यूज नहीं होगी। ये देखिए सेकंड इक्वेशंस यूज हो चुकी। सिंपली आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए। हमें चाहिए कहाँ, O2, हमें चाहिए O2 लेफ्ट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड में, चाहिए हाफ मोल, मिल रहा हाफ मोल। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है ये भी यूज हो चुकी। हमें चाहिए डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन हाफ मोल, लेकिन याद रखिएगा ये स्टूडेंट ये जो है ऑलरेडी यूज हो चुकी है। अगर ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो यूज अब नहीं होगी, तो इसका आप यूज नहीं कर सकते। हमें चाहिए KOH राइट साइड में, KOH मिल रहा है राइट साइड में। आप लोग सोच रहे हो कि डीएस की यहाँ पर दो जगह ये यूज हो रहा है, दो जगह नो डाउट से ये यूज हो रहा है, लेकिन ये जो जो KOH बन रहा है ये KOH है एक्वस फेज के अंदर, यहाँ पर फेज मेंशन नहीं की गई है। तो याद रखिएगा ये KOH यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए KOH चाहिए था राइट साइड के अंदर, मिल रहा है राइट साइड के अंदर, 1 मोल चाहिए था, 1 मोल मिल रहा है। ये देखिए थर्ड इक्वेशन यूज हो चुकी है। सेकेंड इक्वेशन चाहिए था लेफ्ट साइड में, कोई चेंजमेंट नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सिंपली। लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड मिल रहा है माइनस डेल्टा H2।
हाफ O2 चाहिए था लेफ्ट साइड के अंदर, मिल रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, साइन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, माइनस का डेल्टा H1। केवल चाहिए राइट साइड में, राइट साइड में मिल रहा है माइनस का डेल्टा H3। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। कभी भी याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाए हेसेस लॉ के ऊपर, तो आप कभी भी हेसेस लॉ को यूज मत करिएगा, लगाइएगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में क्या करना है, ये जो डिजायर इक्वेशंस आपको दी जाती है, इस डिजायर इक्वेशन में इससे चूज करना स्टार्ट करिए। एक बार एक इक्वेशन का यूज हो सकता है, अगर कोई चीज कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा इक्वेशन के अंदर है तो उसका यूज मत करिएगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर O2 दे दिया जाए, यहाँ पर O2 दे दिया जाए, तो इसका यूज नहीं कर सकते, O2 का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर वाटर दे दिया जाए, यहाँ पर वाटर दे दिया जाए, तो वाटर का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, तो इसका यूज नहीं कर सकते। यही लिमिटेशंस होती है, हमेशा याद रखिएगा। आइए मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और दिखाना चाहूंगा नीट का क्वेश्चंस, जो आपके नीट के अंदर क्वेश्चंस आया है उसके ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। आइए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए आपको डिजायर इक्वेशन दी गई है, हमेशा लगाइए सिलेक्शन रूल। बी चाहिए आपको लेफ्ट साइड में, ये देखिए मिल रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गई है, ये देखिए बी दो इक्वेशंस के अंदर है, इसको आप यूज नहीं करोगे जो दो जगह यूज हो रहा हो। डी की बात करिए, मुझे चाहिए डी लेफ्ट साइड में, लेकिन ये क्या हुआ, डी जो दो जगह था इसका भी आप यूज नहीं कर पाए, दो चीजें बेकार चली गई। जो दो जगह यूज हो, दो जगह आ रहा हो, उसका यूज आप कभी मत करिए। ये देखिए मैंने क्या किया, कट कर दिया। हमें चाहिए ई राइट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड में, एक जगह है तो इसका यूज करोगे। ये देखिए थर्ड इक्वेशन यूज हो चुकी है। हमें चाहिए 2C, 2C चाहिए राइट साइड में, 2C राइट साइड में मिल रहा है 2C। यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन यूज हो चुकी है। यहाँ पर दो इक्वेशंस यूज हुई है, एक इक्वेशंस अभी यूज नहीं हो पाई है। जो इक्वेशंस यूज हुई है आइए हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा थर्ड इक्वेशंस यूज हो चुकी है, तो थर्ड इक्वेशंस में ई चाहिए था राइट साइड में, मिल रहा है लेफ्ट साइड में। सिंपली इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये हो जाएगा माइनस का 350। आपको चाहिए 2C राइट साइड में, 2C राइट साइड में मिल रहा है, माइनस का 125 है, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना तो कर लिया, इतना सॉल्व हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा केस बने जहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज ना हो पाए, तो आप कोई ऐसी इक्वेशन चूज करिएगा जो डिजायर इक्वेशन में दी ना हो और यहाँ पर कॉमन हो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा बी भी दिया गया है, डी भी दिया गया है, ई सी दिया गया है। ये देखिए इस डिजायर इक्वेशन के अंदर नहीं है, उसको पकड़िएगा और दूसरी वाली इक्वेशन के से कंपैरिजन करिएगा। मैंने क्या किया, इस हाफ ए को पकड़ा है और इस इक्वेशन से कंपैरिजन किया है। ये देखिए कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर साइन चेंज किया है, क्योंकि ये ई जो था ये चाहिए था राइट साइड में, मिल रहा था लेफ्ट साइड में, इसका साइन आपने चेंज किया है। जो साइन आप चेंज करोगे यहाँ पर लगा दीजिए सिंपली। ये देखिए माइनस कर दिया था क्योंकि उस साइड गया था, इसीलिए इसका साइन क्या आया है, माइनस। इतना आप लगा दीजिएगा। हमें चाहिए, हमें इस इक्वेशन को यूज करना है। इस इक्वेशन को कैसे यूज करोगे, अगर मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और बराबर होने के बाद इसको कटना होगा, इसको काटना होगा, अदरवाइज ये इसके बराबर नहीं आएगा। हमें काटने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये देखिए ए हो जाएगा, ये भी ए है, ये है प्लस का, ये है माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 150 इंटू 2। ये देखिए माइनस 350 माइनस 125, ये हो जाएगा 450 माइनस 475 प्लस 300, ये हो जाएगा माइनस का 175 किलो जूल। तो याद रखिएगा सिंपली आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, कट करना है। कट करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस था ये माइनस था। अगर यहाँ पर ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता तो हमें उस साइड ले जाना होता, उस साइड ले जाने पर एंथैल्पी का साइन चेंज होता, यहाँ पर उस साइड नहीं ले जाना होता है।
फिर से मैं एक बार बता दूं, कभी भी डिजायर इक्वेशंस आपको दी जाए, यहां पर भी दो जगह कॉमन था, इसको आपने चूज नहीं किया। डी दो जगह था, इसको चूज नहीं किया। ई और सी का चूज हो गया, जिसको चूज हुआ उसको मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। ई रह चाहिए था राइट साइड में, मिल रहा था लेफ्ट साइड में, मैंने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया। जो चीज चेंज करोगे उसको यहां पर मेंशन कर दीजिए, जिससे आसानी होगी। हमें चाहिए था 2c राइट साइड में, 2c राइट साइड में मिल रहा है, वहां पर क्या किया मैंने, सी कर लिया। पहली इक्वेशन कहेगी कि हमें भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है अपने आप को। तो यहां पर देखिएगा, हम ऐसी चीज पकड़े जो इस डिजायर इक्वेशन में कॉमन ना हो, दी ना हो। ए जो था ये दिया नहीं था, मैंने क्या किया, इस ए को इस ए से कंपैरिजन किया, तभी जाके ये कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए और ये भी दिया गया ए। ये देखिए, ये है प्लस, ये है माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, इसको उठा के रख दीजिए। जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया था वो एंथैल्पी में मल्टीप्लाई हो गया। आइए नेक्स्ट एंथैल्पी की अगर हम बात करें, तो एंथैल्पी ऑफ लास्ट एंथैल्पी देखिएगा डियर स्टूडेंट, लास्ट एंथैल्पी होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। लास्ट एंथैल्पी होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस देखिएगा क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखिएगा, द एनर्जी रिक्वायर, द एनर्जी रिक्वायर to neutralize to neutralize 1 mole of acid with excess of base, with excess of base। एक मोल एसिड को एक्सेस ऑफ बेस से न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर सेम इसका जस्ट अपोजिट कर दे, 1 मोल बेस को एक्सेस ऑफ एसिड से न्यूट्रलाइज करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसके आगे लिख सकते हो एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। ये देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू, सॉरी, हीट रिलीज is equal to enthalpy of neutralizations into gram equivalent of limiting reagent, gram equivalent of limiting reagent। this is formula। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ये हमेशा होता है डियर स्टूडेंट माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अगर इस किलो कैलोरी पर मोल को हमें चेंज करना है जूल के अंदर, तो सिंपली यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.2 से, और चेंज हो जाएगा 57.1 माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल। तो याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सवाल उठा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के मैं यहाँ पर 2 तरीके बता दूं, वैसे होते हैं 5 तरीके। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया जाए और आपको वैल्यूम ना दिया हो तो सिंपली वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको मोलरिटी दी गई है, वैल्यूम दिया गया है, तो वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकल के चला आएगा। अगर आपको नॉर्मलिटी दी गई है और वैल्यूम दिया गया है तो यहाँ पे n इंटू वी कर दीजिएगा, निकल के चला आएगा। आइए मैं क्वेश्चन को करूं, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट।
क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 इसकी रिएक्शंस कराई जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसकी रिएक्शन मैंने कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और यहां पर कह रहा है डियर स्टूडेंट कैलकुलेट रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी, और आपको कुछ इंफॉर्मेशंस यहां पर दी गई हैं। इसको दिया गया है 1 मोल, और यहां पर दिया गया है डियर स्टूडेंट एक्सेस। सुना, ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, H2SO4 दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, और यहां पर पूछ रहा है कैलकुलेट रिलीज एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सुना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के केस में एनर्जी जो होगी माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी। हम लोग जानते हैं फार्मूला हीट रिलीज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन into gram equivalent of limiting region। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस ये है माइनस का 13.7 इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। ये देखिए ये है एक्सेस में, ये कभी भी लिमिटिंग नहीं हो सकता। ये देखिए मोल दिया गया है, तो यहाँ पर n इंटू एफ लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 27.4 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आइए मैं दूसरा क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इफ H2SO4 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कह रहा है कि यहां पर कैलकुलेट एनर्जी रिलीज। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। 1 मोलर 200 ml, 1 मोलर 100 ml। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आपसे कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी रिलीज, आपको निकालना है। मोलरिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है। हम लोग सिंपली जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, MVF, ये फार्मूला लगा दीजिए, तो ये होगा MVF। ये देखिएगा मोलरिटी 1 दी गई है, वॉल्यूम दिया गया 200, इसको लीटर के अंदर चेंज कर दीजिए। यहाँ पर वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट 0.4 ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखिएगा MVF 1 इंटू 100 इंटू वैलेंस फैक्टर 1 है अपॉन 1000 कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.1। यहाँ पर दूर से दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट आपको लिमिटिंग रेजेंट, ये है लिमिटिंग रेजेंट, और इसके सामने ये हो जाएगा एक्सेस। हम लोग फार्मूला जानते हैं हीट रिलीज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस इनटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में माइनस का 13.7 होती है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रेजेंट ये देखिए 0.1 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.37 किलो कैलोरी पर मोल। सुनना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जगह वीक एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई एक चीज वीक हो जाए, कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वहां पर जो होगा इससे थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाएगी। माइनस 13.7 से ये चला जाएगा माइनस का 12.7, और इसको हम लोग बोलने लगेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जब यहाँ पर क्या होगा वीक हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद।